नहीं, वो अरविंद केजरीवाल से डर रहे हैं। यहाँ उनका रिकॉर्ड आप जानते हो। नमस्कार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आपका स्वागत है। मैं अविसार शर्मा। दिल्ली में सर्दी है मगर सियासत में गर्मी है और आज हमें वजीरपुर विधानसभा सीट में, वो विधानसभा सीट जहां मुकाबला अक्सर करीबी होता है, और आज मेरे साथ यहां के मौजूदा विधायक और उन्हें चुनौती देने वाले तमाम प्रत्याशी हैं। सबका परिचय मैं सिलसिलेवार तरीके से करा दूं। हमारे साथ महेंद्र नागपाल जी हैं बीजेपी की तरफ से, जो कि मौजूदा विधायक हैं। उन्हें चुनौती देते हुए आम आदमी पार्टी की तरफ से राजेश गुप्ता और कांग्रेस की तरफ से हरिशंकर गुप्ता। आप तीनों का स्वागत। साथ ही मेरे साथ है ये वजीरपुर की जनता, जिनके होंगे ढेरों सवाल, मगर चुनाव नजदीक आ रहे हैं और अचानक चीजों के दाम बढ़ने शुरू हो गए हैं। किसके माथे पर आना चाहिए पसीना? आइए देखते हैं ये रिपोर्ट और फिर हम शुरू करेंगे इस बहस को। दिल्ली में चुनावी पारे के साथ सब्जियों की कीमत भी बढ़ रही है। एक वजह है कि पाला पड़ने के चलते जो सब्जियां हैं उसकी फसल कुछ हद तक खराब हुई है, और दूसरी वजह बताई जा रही है कि पाकिस्तान से आने वाली सब्जियों में कुछ हद तक कमी हुई है, जिसके चलते सब्जियों के दाम बढ़े हैं और लोगों की जेब पर ये भारी पड़ रहा है। सर्द मौसम में सब्जी के भाव की गर्मी ने किचन का बजट बिगाड़ दिया है। डबल हो गया प्राइस। जो पहले थी गवर्नमेंट कह रही थी हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं किया, बल्कि ज़्यादा महंगी है हर एक चीज़। डबल हो गई ये प्राइस। 15 दिन पहले 15 रुपए किलो मिल रही गोभी अब 25 रुपए मिल रही है। 10 रुपए किलो बिकने वाला आलू अब 20 रुपए तक पहुंच गया है। 40 का शिमला मिर्च अब 50 का मिल रहा है। 25 रुपए वाली गाजर 30 रुपए की हो गई है, तो 40 रुपए वाली बीन्स अब 50 रुपए में मिल रही है। 30 की जगह टमाटर 40 रुपए किलो बिक रहा है। 25 रुपए किलो बिकने वाली मेथी 30 की हो चुकी है, तो 30 का मटर 40 रुपए किलो बिक रहा है। सब्जी के कारोबारी बता रहे हैं कि बारिश की वजह से सब्जियां ही कम आ रही हैं, इस वजह से भाव बढ़ रहे हैं। ये एक तो मौसम खराब था, बारिश की वजह से जिस खेत में 3 गाड़ी 4 गाड़ी आती थी उसमें से 2 गाड़ी 1 गाड़ी आती है, तो इसलिए माल कम आगा, मंडी में महंगाई तो होगी। बारिश की वजह से आलू खेतों से किसान निकाल नहीं पाए। इसी तरह पाला पड़ने से भी सब्जियां खराब हुई हैं। कोहरे ने मटर को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। किसान बरसात की वजह से मटर नहीं तोड़ पाया, गाजर नहीं निकाल पाया और मंडी में नहीं ले पाया, तो इसलिए बाजार में महंगा हुआ होगा। जो बारिश ज़्यादा हुई थी उसके कारण कम्यूट में प्रॉब्लम हुआ था, यातायात के कारण प्रॉब्लम हुआ था, और उसी के कारण जो फल और सब्जियों के दाम हैं वो बढ़े हैं। एक तो मौसम की मार और दूसरी बेमौसम बरसात से सब्जियों के बाजार में आने में मुश्किल। चुनावी मौसम में सब्जियों की बढ़ रही कीमतें भी मुद्दा बन सकती हैं। तो महंगाई की मार, और इससे पहले कि मैं अपने तमाम पैनलिस्ट का रुख करूं, मैं इस जनता से जानना चाहूंगा, हाथ खड़ा करके बताइए कि महंगाई कितनी बड़ी समस्या है। जो लोग मानते हैं कि महंगाई एक बड़ी समस्या है, हाथ खड़ा कीजिए। और कौन लोग मानते हैं कि दाम काबू में, हाथ खड़ा कीजिए। चलिए, 60-40 का सीधा अब रुख करते हैं हमारे पैनल से। महेंद्र नागपाल, जनता आपको वोट क्यों दे? 20 सेकंड में अपनी बात बताएं आप। जनता वोट इसलिए दे कि केंद्र के अंदर मोदी जी की सरकार है, और दिल्ली के अंदर सरकार जो है, दिल्ली के अंदर जो सरकार है वो बीजेपी की होगी। कॉर्पोरेशन के अंदर सरकार बीजेपी की होगी, तो एक तरह विकास होगा। और विशेषकर जब भी कभी कोई काम होते हैं, जब तक केंद्र की सरकार एक जैसी तालमेल बना के नहीं होगी, जो पीछे जो 13 महीने बीते हैं वो इसलिए बीते, काम नहीं हो पाए, लोगों के काम ठप पड़े हैं। मोदी सरकार और तालमेल होगा राज्य सरकार केंद्र सरकार में। राजेश गुप्ता, आम आदमी पार्टी को क्यों दोबारा विश्वास करे जनता, और आपको क्यों चुने? देखिए, हमें लोग वोट देंगे 49 दिन की अरविंद जी की सरकार के लिए और भ्रष्टाचार की लड़ाई के लिए। और रहा जो नागपाल जी ने अभी कहा कि भाई सरकारों का तालमेल बहुत अच्छा रहता है, तो नागपाल जी भूल गए कि 15 साल जब गुजरात में मोदी जी की सरकार रही, जो सरकार थी वो कांग्रेस की थी। तो तालमेल की जरूरत नहीं है, नियत की जरूरत है। तालमेल तो इनका है, की जरूरत है। अहम बात आपने की। हरिशंकर गुप्ता, कांग्रेस की हालत बहुत कमजोर है, जनता आप पर विश्वास क्यों करे? और आपका वक्त शुरू होता है। आप कांग्रेस की हालत कमजोर है, ये सिर्फ अखबारों में और टेलीविजन पर है, जमीनी हकीकत इससे बहुत दूर है। हमें वोट लोग इसलिए देंगे कि हमने 15 साल दिल्ली में काम किया
और 5 साल हरिशंकर गुप्ता ने क्षेत्र में काम किया, इसलिए हमें लोग वोट देंगे। और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं हमने क्या क्या काम किए। आज दूसरे दल के लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, चाहे वो किसी विचारधारा का हो, किसी पार्टी का हो, वो भी ये कहेगा कि काम के लिहाज से कोई शिकायत नहीं है, इसलिए लोग हमें काम पर वोट देंगे। सवाल ये किया जाता है, महेंद्र नागपाल, कहा जाता है कि आपने 5 करोड़ रुपए खर्चे, कहाँ खर्चे आपने, ये तो बताइए। देखिए क्षेत्र के अंदर काम चल रहे हैं निरंतर। आप देखिए अशोक विहार के फेज 1, 2, 3 में, सावन पार्क के अंदर, इंडस्ट्री एरिया के अंदर कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसके अंदर काम ना हुआ है। सिर्फ क्या काम किया ये तो बताइए। सड़कें बन रही है, ड्रेनें बन रही है, टाइलें लग रही हैं, लाइटें लग रही हैं, ड्रेनेज लग रहे हैं, और उसके साथ साथ काम चल रहा है, ये तो कह रहे हैं बिल्कुल काम हो रहा है। सर ये जो कह रहे हैं काम हो रहा है, उसमें से कितना काम इन्होंने कराया, किसी और ने कराया, उसमें किसने कितना खाया? किसने कराया? आपके साथ जो शख्स खड़े उन्होंने करवाया। उसमें कितना खाया सर, उसका सवाल तो हमारा ये कि खाया किसने, कितना खाया किसने? मोदी जी तो कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये तो आरोप क्या लगा रहे हैं? इनको झूठ बोलने की आदत है। ये नहीं निरंतर, ये केजरीवाल जी जैसे झूठ करके पात्रा बदलते रहते हैं, वैसे इनका काम है। उनको सिखाया गया है कि झूठ बोलो और भागो। नहीं, हरिशंकर जी अक्सर कहते हैं कि जो काम हुआ वो मेरे कार्यकाल में हुआ है, उसके बाद हुआ ही नहीं। फिर ये लोकसभा में भी हार गए और विधानसभा में भी हार गए। एक बात बताइए, चलिए 2 मिनट के लिए मैं मान भी लूं, नहीं सुनिए 2 मिनट के लिए मैं मान भी लूं सारे काम आपने कराए, मगर हरिशंकर जी आप पहले नहीं, दूसरे नहीं, तीसरे नंबर पे थे पिछली बार। मैं बता तो रहा हूं, राजनीतिक कारण थे और बीजेपी के कारण से मैं तीसरे नंबर पे नहीं था, और ना ही बीजेपी के कारण से मैं हारा हूं। केजरीवाल जी ने हमारे वोट बैंक में सेंध लगाई, स्वीकार करता हूं। एक झूठ का बिहार थी, एक झूठ की लहर चल रही थी, उस कारण से हम तीसरे नंबर पे थे। आज वो लहर भी खत्म और बिहार भी खत्म। हरिशंकर जी मुझे एक बात बताइए, ये तो नॉन एंटिटी थी ना, आम आदमी पार्टी एक नॉन एंटिटी थी उस वक्त, और आप तीसरे नंबर पर आ गए। अगर आपने इतना अच्छा काम किया था तो जनता को चुनना चाहिए था, उनके पास विकल्प था, उन्होंने चुन लिया। देखिए दिल्ली में अकेला हरिशंकर गुप्ता नहीं हारा है, कांग्रेस पार्टी पर एक अटैक हुआ, दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सत्ता चली गई, उसके लिए बीजेपी को क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। बीजेपी ने नहीं हराया हम लोगों को, बीजेपी ने नहीं हराया, और अभी भी लग रहा है कि बीजेपी नहीं जिताने वाली है ये चुनाव। अभी भी आपको चुनाव अगर जिताएंगे तो मोदी जी जिताएंगे। अब मोदी जी जैसे कि कहते हैं मुख्यमंत्री तो बनने नहीं वाले। देखिए ऐसा 70 सीटों के ऊपर चुनाव हुआ लोकसभा के अंदर, 60 पे बीजेपी जीती है, 10 पे आम आदमी पार्टी जीती है, कांग्रेस की तो जमानत जब्त हो गई है, अभी भी इन्हें जमानत जब्त की भी चिंता नहीं है। मगर मुझे एक बात बताइए ना, दिल्ली की जनता तो ये चाहती है कोई ऐसा शख्स हो जिसकी पृष्ठभूमि दिल्ली की हो, मगर आप मोदी के नाम पर कब तक सियासत करते रहेंगे? देखिए हरियाणा के अंदर ही पहले कैंडिडेट तय नहीं हुआ था, मुख्यमंत्री विधायकों ने बनाया, हमारा केंद्र तय करेगा, उसके अंदर मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें हमें कोई चिंता की कोई बात। आपको चिंता है कि मोदी की लहर के सामने आप बह जाएंगे? नहीं जी, मुझे बहुत खुशी है कि मोदी का नाम लेते रहे, क्योंकि जनता मूर्ख नहीं है। या तो मोदी जी पीएम से रिजाइन करके सीएम बनने वाले हैं तो ये बता दें, या ये मुखी जी का नाम ले दें। नहीं, राजेश गुप्ता मुझे एक बात बताइए, 1 मिनट शांत रहिए प्लीज। राजेश गुप्ता मुझे बात बताइए, आप लोगों को डर क्यों है केजरीवाल वर्सेस मोदी के कंपटीशन का? आप खामखा केजरीवाल वर्सेस मुखी बनाते रहते हैं, तो किसने कहा जगदीश मुखी मुख्यमंत्री के दावेदार इनकी तरफ से? आपको डर क्यों है मोदी का? सर ये मना कर दें, जगदीश मुखी जी इनके दावेदार नहीं है, ये मना तो नहीं करते। रही बात मोदी जी के डर की, हमें मोदी जी का कोई डर नहीं। फैसला तो ये करेंगे ना, आप थोड़ा करेंगे फैसला? बिल्कुल फैसला यही करें, हम तो चाहते हैं फैसला करके बता दें किसे बनाएंगे। इनका नाम ले दें। इनके घर की खेती है, ये कभी स्मृति ईरानी का नाम लेते हैं, कभी जगदीश मुखी का, कभी किसका, इन्होंने तय करना है, ये फैसला हमारे विधायक। मगर एक बात बताइए, पिछले 3 चुनावों में हर्षवर्धन आपका चेहरा थे, अब क्यों बदल गई तस्वीर? देखिए ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, हर्षवर्धन जी को लाना है, किसी और को लाना है, ये केंद्रीय नेतृत्व हमारा तय करेगा, और विधायक बैठ के तय करेंगे। मगर आप हरिशंकर गुप्ता, आप नहीं मानते कि चेहरा ना तय होने से नुकसान बीजेपी और कांग्रेस को हो रहा है? क्योंकि तमाम ओपिनियन पोल्स में अरविंद केजरीवाल सबसे लोकप्रिय सीएम के उम्मीदवार हैं। देखिए हम पता नहीं बहस को कहां पर लेके जा रहे हैं। ये दिल्ली का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव नहीं है, तो जिक्र मोदी का ये क्यों कर रहे हैं, जिक्र केजरीवाल का ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। कि आपने क्षेत्र में क्या काम किया और आपकी भावी क्षेत्र के लिए क्या योजनाएं हैं, विकास के दृष्टिकोण से आपने क्या कर चुके हैं, और आगे विकास के दृष्टिकोण से अशोक विहार के लिए, वजीरपुर के लिए, इस विधानसभा के लिए आप क्या? आप इस सवाल से बच क्यों रहे हैं? इस बहस को
आप इस सवाल से बच क्यों रहे हैं? नहीं, मेरा आपने सवाल नहीं सुना। मैंने आपसे क्या पूछा? क्योंकि इनकी तरफ से ये तय है, इनकी तरफ से तय अरविंद केजरीवाल चेहरा है, तो आप क्यों नहीं अपनी तरफ से चेहरा पे? क्या उनकी तरफ से मोदी मुख्यमंत्री बनेंगे दिल्ली का? उन्होंने दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तो ये सवाल मुझसे भी मत पूछें। दिल्ली का मुख्यमंत्री पार्टी जो तय करेगी, जब समय आएगा वो बनाया जाएगा। महेंद्र नागपाल, महाराष्ट्र और हरियाणा में आप दो तथाकथित करप्ट सरकारों के खिलाफ आप संघर्ष कर रहे थे। यहां मुकाबला आपका आम आदमी पार्टी से और कांग्रेस से है। कांग्रेस सत्ता में नहीं है, आम आदमी पार्टी 49 दिन के लिए थी, तो आपका वो जो पैंतरा है यहां काम नहीं आने वाला है। देखिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप सर्वे उठा के देख लीजिए, आपके चैनल ने ही कहा है कि 46 सीटें आने वाली हैं। आज तक वाले कह रहे हैं सर्वे आ रही है, तो इसके अंदर आपको नजर आएगा थोड़े दिनों के अंदर। अब ये बखलाहट है। नहीं, मगर उस सर्वे में लगातार अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता बढ़ रही है। उनकी लोकप्रियता आपके चैनल में बढ़ रही है, लेकिन सीटें कम हो रही हैं। ये अजीब सा चुनाव। कम हो रही है जी सीटें। सर ऐसा है कि इनको लग रहा है 46 सीटें आ रही है, उनको लग रहा है 40 आ रही है। मुझे तो पता था 70 सीटें हैं, बाढ़ में तो यही हो गई। चलिए, हमारे साथ जनता है, उनके सवाल हैं। जी बोलिए। मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं, पिछली बार तो 49 दे रहे थे, इस बार कितने दिन रहेंगे? मैं कैसे यकीन करूं? सवाल ये, राजेश गुप्ता, ये एक मिनट सर, ये एक ऐसा भूत है जो आपको डराता रहेगा। आप चाहे जितनी माफी मांगे, जनता आपसे सवाल हमेशा पूछेगी। सर, जनता को पूछने का अधिकार है, लेकिन हमने बार बार इस बात को कह दिया है कि इस बार 5 साल तो रहेंगे ही, और 5 साल के बाद में फिर 5 साल के लिए। नहीं, जिस मुद्दे के लिए आपने सरकार छोड़ी थी, मतलब कम से कम बताया था, लोकपाल, वो तो स्वर्गवासी हो गया आपके नजर में? नहीं, जल लोकपाल और स्वराज हमारी आत्मा है, उसे हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे, ना वो कभी स्वर्गवासी होगा, वो तो अमर है। नहीं तो आत्मा ट्रांसफर हो गई, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए, और भी लोग सवाल बताइए। मैं आम आदमी पार्टी वाले राजेश गुप्ता जी से ये पूछना चाहती हूँ कि अब की बार सरकार 49 घंटे चलेगी या 49 मिनट चलेगी या चलिए, वही सवाल आप दोबारा पूछ रहे हैं, बोलिए ना। ये बार बार एक चीज कह रहे हैं हमारे यहाँ पे बीजेपी कहता है कि क्या मोदी जी यहाँ से क्या 70 विधानसभा में मोदी जी लड़ेंगे? काम करने वाले व्यक्ति कौन होते? ठीक है, ये सवाल बार बार फिर से आ रहा है, और भी लोगों से जानते हैं। जी बोलिए। मैं कांग्रेस के साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी जो किसी भी सरकार की नीति होती है वो हमेशा काम करती है। मोदी जी की नीतियां यहाँ पर काम करेंगी और भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत से जीत। और भी लोगों से जानते हैं। जी बोलिए। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस टाइम मोदी की सरकार आई थी तो उस टाइम पेट्रोल 127 रुपए बैरल कुछ ऐसा कुछ था, डॉलर का था। अब 50 रुपए हो गया, तो उससे आधा होना चाहिए था, आधे से भी कम होना चाहिए। एक्साइज ड्यूटी बढ़ रही है, आप कह रहे हैं बार बार। नहीं, एक्साइज ड्यूटी नहीं है, ये पैसा कहाँ जा रहा है? जो हमें मिलना चाहिए था वो जा कहाँ रहा है? हाँ। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, 1984 दंगों पे हजारों निर्दोष लोगों की इन्होंने हत्या करवाई, और उसके बाद 31 साल में आज तक कुछ नहीं किया। मोदी जी ने आते ही सबसे कम्युनिटी के 5 लाख रुपया हर कम्युनिटी के लोगों को दिया। समझ गया। चलिए, मैं आप दोनों से ये पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये तुरुप को पता था, चाहे वो सिख पीड़ित दंगों को 5 लाख रुपए का मुआवजा हो या अवैध कॉलोनियों को 2014 तक रेगुलराइज करने की बात थी? क्या इस चीज को लेकर आपको डर है? डर किस बात का है? जो काम कांग्रेस सरकार ने किए थे उसका फीता काटने के अलावा दूसरा काम नहीं। तभी आप मोदी जी भी यही काम कर रहे हैं, और क्षेत्र में जो विधायक चुने गए थे वो भी यही काम कर रहे हैं। एक काम नया गिना दे कि मोदी जी ने किया हो। मगर मोदी जी हार्ड सेल करने में का पत्ता किस बात का है? सवाल ये है, आदमी जो उम्मीदवार यहाँ पर खड़े होने वाले हैं उनको बताना चाहिए कि उनकी योजना क्या है। मोदी जी थोड़ा बताएंगे। आपको लगता है कि जो अवैध कॉलोनियों को रेगुलराइज करने वाली बात है, और खासकर उसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है, उसको लेकर बीजेपी का जो दांव है वो उनके काम आएगा? वो चिंता है आप? देखिए, यहाँ पे कोई दांव नहीं चलने वाले। जनता समझ चुकी है, 49 दिन में अरविंद की सरकार को देख चुकी है, और मोदी के छलावे को भी देख चुकी है। अब क्लियर है, जो मर्जी छलावे फेंक लो, जनता बिल्कुल समझदार है। आप मुझे बताइए महेंद्र जी, बार बार बात वहीं आती है, मैं आपसे बार बार सवाल पूछ रहा हूं आपकी उपलब्धियों का, मगर आप अभी भी मोदी जी की बात कर रहे हैं। जनता को सरोकार अपने विधायक से है, नुमाइंदे आप हैं, आप मोदी जी का भजन हमेशा नहीं भज सकते। अभी हमने ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया है,
कल मैं स्टेडियम लाइट का उद्घाटन करके आया हूँ, आज 4 सड़कों का उद्घाटन करके आया हूँ, कल 2 अपना ड्रेनेज का उद्घाटन करके आया हूँ। ये सारे काम चल रहे हैं, इनको नजर नहीं है तो मैं इनको चश्मा डाल के देखे। चलिए, और भी हमारे साथ जनता है, उनके सवाल है। पीछे आइए, पीछे आइए। जी जी बोलिए। हाँ जी, मैं वजीरपुर जय कॉलोनी में रहता हूँ, झुग्गी झोपड़ी के अंदर। जो विकास महेंद्र नागपाल जी ने किया है और कोई व्यक्ति कर नहीं सकता। आप खुश हैं? मेरा सवाल एक केजरीवाल से है कि 49 दिन में सरकार छोड़ के भागे क्यों? अच्छा, वो सवाल किया जा चुका है। मेरा क्वेश्चन आम आदमी पार्टी से है, अगर ये अगर दिल्ली सेंट्रली फंडेड है स्टेट, तो उसके फिर इनको मोदी से इतना डर क्यों लगता है? तो लोग मोदी को क्यों ना प्रेफरेंस दे? सर, ये आप वाले कह रहे हैं कि हम पानी और बिजली फ्री देंगे, हैं? क्या ये रोटी क्यों नहीं देते गरीब आदमी को, जो रोटी पहले चाहिए? पानी के साथ रोटी जुड़ी हुई है। आगा दौड़ पीछा छोड़, अरे पहले बनारस भागे थे, अब कब भागोगे? हरिश्चंद्र जी कहते हैं हमने काम किया है, अगर उन्होंने काम किया था 14,000 वोटों से हारे क्यों थे वो? मैं ये कहता हूँ कि ये आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, अब एक मिनट, ये अगर अपनी टोपी उतार दें, इनको कोई एक आदमी पहचानता हो, दूसरी बात इनको कह दो अपने पूरे इलाके के बारे में बता दे, कौन सी गली मोहल्ला कहाँ पड़ता है, मैं मान जाऊंगा इनको कुछ पता ही नहीं है। चलिए, जमीनी इस देश के लोगों को अभी ये समझना होगा कि राजनीति जो है वो सिर्फ सत्ता पाने का एक तंत्र है। लोगों का काम करने के लिए सिर्फ ईमानदारी और नियत चाहिए। लोगों का काम के लिए नियत चाहिए, ईमानदारी। सत्ता पाना, राजनीति सत्ता पाने का एक तरीका है। सत्ता पाने का तरीका है। मुझे ऐसा लग रहा है राजेश गुप्ता, ये सवाल बार बार उठ रहा है। अरविंद केजरीवाल एक अच्छे आंदोलनकारी हो सकते हैं, मगर उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स पर बार बार ऐसी सवाल उठते रहेंगे। सर, ये गिनती के कुछ लोग हैं जो इधर से आपने 30 बुलाए, उधर से 100 आ गए, उधर से भी 100 आ गए। आप देख ही रहे, हमारे लोग आराम से शांति से खड़े हैं, समझदार लोग हैं, आराम से समझते हैं। ये बेचारे भी मजदूर, मगर ये तो फैक्ट है ना, धरने पर बैठना और फिर अप्रायश्चित करना कि मैंने सरकार क्यों छोड़ दी, तो दिल्ली की जनता के जहन में ये शक है। देखिए सर, धरने पे बैठने की जो वजह थी वो अरविंद केजरीवाल की जिद नहीं थी, वो थी एक कुछ बच्चियों के साथ में गलत होना, उसके लिए धरने पे बैठे थे, अपने लिए ठंड में नहीं बैठा था। रही बात इस बात की कि प्रायश्चित करना, प्रायश्चित इस बात का कि इस दिल्ली की कुछ जनता जो परेशान हुई उनके जाने से, जिनको लगा कि उनके लिए और कुछ काम हो सकते थे। ये कहते हैं कि वो जो 49 दिन के बाद गए, दिल्ली की जनता परेशान हो गई कि आप क्यों चले गए। देखिए सर, 13 महीने तक लोगों के काम रुके पड़े हैं, विकास कार्य ठप हो गए हैं, और ये कह रहे हैं कि हमें माफ कर दो। किस बात की माफी दी जाए? तो इतना अब कुछ करोड़ों रुपए चुनाव के ऊपर खर्च हो जाएगा सिर्फ इनकी वजह से। ये अब कहते हैं हमें माफ कर दो, अगली बार फिर माफी मांग ले। सवाल ये कि क्या आपको भी लगता है, आपको क्या दाव खेलना होगा कि कांग्रेस अब तीसरे से कम दूसरे नंबर पे आ जाए? देखिए, मैं बताऊं आपको, हमारे क्षेत्र में राजनीतिक स्थिति जो है वो बड़ी गंभीर बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का एक पूर्व काउंसलर, जिसकी पुत्र वधू अभी काउंसलर है, वो ऑलरेडी आपका टिकट पाके वापस कर चुका है। आप वालों ने किस कंसिडरेशन से उसको टिकट दिया और कैसे वापस हुआ, उसके बाद दूसरी लिस्ट बनाई गई, उस दूसरी लिस्ट के अंदर राजेश गुप्ता जी को उम्मीदवार बनाया गया। अब मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ऐसी गंभीर राजनीतिक स्थिति के अंदर इन दोनों की जमीन पर पार्टियों की क्या स्थिति है? आधी हार तो ये पहले ही मान के बैठे। गुप्ता जी, होता क्या है? वो भी क्या कहते हैं, अपने प्रवीण कुमार आए, वो भी बीजेपी भाग गए, सुरेश भारद्वाज भी भाग गए। ये हो क्या रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव के बाद आपका भी नंबर है जाने का बीजेपी? देखिए सर, मैंने कभी किसी और पार्टी में कभी काम करा नहीं, आंदोलन का साथी रहा हूं अरविंद का, जीते मरते थे किसी पार्टी में रहूंगा। रही रात लोगों के आने और जाने की, इस पार्टी में इतनी ईमानदारी और इतनी मेहनत है, यहाँ पे माल तो मिलता नहीं। आप मानेंगे सुरेश भारद्वाज के जाने का नुकसान होगा, क्योंकि काफी पॉलिटिकली कनेक्टेड आदमी थे वो। सर जी, नुकसान कांग्रेस को हो गया, नुकसान बीजेपी को हो गया, क्योंकि वो वैसे भी नागपाल जी का नुकसान करते खुले में। और सुरेश भारद्वाज को क्या पट्टी पढ़ाई थी उन्होंने कि एक ही रात में छोड़ दिया उन्होंने आम आदमी पार्टी को? देखिए, इनके घर की बात है, जो मर्जी इन्होंने किया, दे दिया, ले लिया। घर की बात कहाँ है? अमित शाह साहब ने, सुषमा स्वराज जी ने बाकायदा कुछ पट्टी तो पढ़ाई होगी उनको। मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, आपको जो मर्जी लगे, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। चलिए, तो आज हम वजीरपुर विधानसभा सीट में थी, और ये गर्मी लगातार दिल्ली की सियासत में बढ़ती रहेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और कल इसी तरह से हम एक नई विधानसभा सीट में मिलेंगे। नमस्कार। दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए?
नहीं नहीं, वो अरविंद केजरीवाल से डर रहे हैं। यहाँ उनका रिकॉर्ड आप जानते हो।